students, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So guys, आज के इस वीडियो सेशन में मैं जिस न्यूमेरिकल के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो बेस्ड है एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर, और ये मैंने सेलेक्ट किया है एनटीए के ऐप से नेशनल टेस्ट अभ्यास, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऑथराइज्ड ऐप है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वही इंस्टीट्यूशन है जो कि आईआईटी जेईई मेंस और नीट के लिए पेपर सेट करती है, और वहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। और उन्हीं न्यूमेरिकल्स में से एक मैंने आज के एक्सप्लेनेशन के लिए सेलेक्ट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर हर साल नीट हो चाहे आईआईटी जेईई मेंस हो या एडवांस हो, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो, कुछ सीखने को मिल सकता है आपको इस वीडियो से, लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और आपको इस क्वेश्चन में बताया गया है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज ऑफ एन एटम whose atomic number is Z is equal to shortest wavelength in Balmer series of hydrogen atom, then find the value of Z। तो सबसे पहली बात कि आपको यह पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रल लाइन का नाम किस बेसिस पे डाला जाता है। इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो गाइज, आप जैसा कि बोर मॉडल के हिसाब से जानते हैं कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक पर्टिकुलर सेल में है, लेट अस से कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी nth सेल में है, और इस सेल में अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी दैट वुड बी गिवन बाय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो कि nth सेल में है इज गिवन बाय -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इस nth सेल से जंप करता है और जंप करने के बाद वो आ जाता है mth सेल में, लेट अस कॉल इट mth सेल, तो इस सेल में इसकी जो एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी इन mth सेल दैट वुड बी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि न्यूक्लियस से जितना दूर होगा आपका इलेक्ट्रॉन उसके पास एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन nth सेल में था तो उसकी एनर्जी ज्यादा थी, और जब इलेक्ट्रॉन mth सेल में आ गया तो उसकी एनर्जी कम हो गई। तो लेट अस से हमारे इलेक्ट्रॉन ने जो जंप किया है फ्रॉम अ हायर सेल टू अ लोअर सेल, इस प्रोसेस में वो अपनी कुछ एनर्जी को लूज करेगा। सो दैट लॉस इन एनर्जी डेल्टा E कैन बी गिवन एज En माइनस Em, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दीज टू एक्सप्रेशंस। तो चलिए लिखते हैं, it would become -13.6 electron volt into z square upon n square. This thing -13.6 electron volt into z square upon m square. इसे एक स्टेप फर्दर सॉल्व कर लेते हैं और लिख लेते हैं डेल्टा E would be equal to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया है, और अब मेरे पास माइनस माइनस ये वाला टर्म प्लस है, सो 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। सो गाइज, ध्यान देने वाली बात यह है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन एक हायर सेल n से जंप करके एक लोअर सेल m में आ रहा है तो उसकी जो एनर्जी लूज हुई है उतनी ही एनर्जी के बराबर एनर्जी वाला एक फोटोन ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है hc/λ। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं hc/λ से।
और यहां से आपको पता चल जाएगा कि जो आपका एमिटेड फोटोन होगा उसका वेवलेंथ क्या रहने वाला है। चलिए एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। 1 अपॉन लैम्डा वुड बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन hc इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द values of m and n, you will have different values of lambda, the wavelength of the photon. और स्पेक्ट्रल लाइंस का जो नाम होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस के सीरीज का जो नाम होता है वो डिपेंड करता है m के ऊपर, यानी कि कौन से लोअर एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद वापस आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं m इज इक्वल टू 1, आप समझ जाइए ये लाइमैन सीरीज की बात हो रही है। अगर मैं कहूं m इज इक्वल टू 2, आप समझ जाइए ये बामर सीरीज की बात हो रही है। अगर मैं कहूं m इक्वल टू 3, ये बात हो रही है पास्चन सीरीज की। और अगर मैं बोलूं m इक्वल टू 4, तो ये बात हो रही है ब्रैकेट सीरीज की। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हमारे काम का है एक ब्रैकेट सीरीज और एक बामर सीरीज। तो चलिए m इक्वल टू 4 इज योर ब्रैकेट सीरीज एंड m इक्वल टू 2 इज योर बामर सीरीज। अब हम लोगों को बात पूछी गई है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में। सो गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लैम्डा डिनोमिनेटर में है और अगर आपको लैम्डा शॉर्टेस्ट मिल जाएगा तो आपका LHS मैक्सिमम होगा, और LHS अगर मैक्सिमम होगा तो RHS को भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब m तो फिक्स्ड है फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज, आप n के साथ जो करना है वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू मैक्सिमम रहे तो आपको 1 माइनस n स्क्वायर जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। कहने का मतलब अगर आपका n विल बी इंफिनिटी देन ओनली यू विल गेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन एनी सीरीज। तो इतना इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो गाइज क्वेश्चन में जिस वेवलेंथ की बात पहले की गई है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। कहने का मतलब आपका n जो है वो इंफिनिटी है और वो ब्रैकेट सीरीज का है। कहने का मतलब m इज इक्वल टू 4 है, तो आप 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू बता सकते हैं एंड दैट वुड बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन hc इंटू जेड स्क्वायर। जेड इज जेड गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में भी आपको यही बताया गया है कि अननोन एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो जेड है। सो जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई एम स्क्वायर, सो इट इज 1 बाई 4 स्क्वायर माइनस यहाँ पे n इंफिनिटी है तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा आपका वो 0 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग दूसरे वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। अगेन ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, देयरफॉर n विल बी इंफिनिटी। m चूंकि ये बामर सीरीज की बात हो रही है तो m आपका 2 होगा और आप कहेंगे 1 बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू 13.6 बाई hc इंटू जेड स्क्वायर। ये बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, तो जेड वुड बी 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 अपॉन m स्क्वायर, सो 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि यहां भी n आपका इंफिनिटी है और आप 1 बाई n स्क्वायर करेंगे तो ये आपको 0 मिलेगा। और ये बताया गया है कि दोनों ही वेवलेंथ इक्वल है, 1 बाई लैम्डा इक्वल होगा, मतलब दोनों RHS सेम रहने वाले हैं। तो चलिए फर्दर मैनिपुलेट करते हैं। सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन hc इंटू जेड स्क्वायर और ये हो गया 1 बाई 16 इज इक्वल टू 13.6 अपॉन hc इंटू 1 बाई 4 आ गया यहाँ पे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं 13.6 बाई hc, 13.6 बाई hc कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16 हो गया और आप यहां से देख सकते हैं कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रहा है, देयरफॉर आई कैन से जेड इज इक्वल टू 2। तो जो अननोन एटम है उसका एटॉमिक नंबर 2 आने वाला है। इसके अलावा एक और एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो ये वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन hc, इसको हम लोग रिडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
upon Hc is Rydberg's constant for hydrogen atom. So this is your Rydberg's constant, और जैसा कि आप देख सकते हैं Rydberg's constant into Planck's constant into speed of light in vacuum is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये रिलेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप ये भी याद रखें. सो गाइज, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन, एमिशन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम सीरीज, इन चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझने को मिला होगा. आपके कॉन्सेप्ट में बिल्कुल एक स्ट्रेंथ आया होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्टअप हुआ होगा. और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. और अगर आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले ऐसे ही न्यूमेरिकल्स के एक्सप्लेनेशन लेकर के मैं आपके सामने आता रहूं, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स do ask me in the comment section. Thanks for watching the video. See you next time. Till then, goodbye. Thank you.